Welcome to all of you in online class of Urmila Devi PG College, SR बरोद प्रयागराज। Myself नीरज तिवारी। पिछले वीडियो में हमने आपको कार्नोट्स इंजन के बारे में, कार्नोट्स इंजन आइडियल इंजन क्यों बनाया गया, क्या उद्देश्य था, फ्रांस के फिजिसिस्ट कार्नोट्स का क्या उद्देश्य था, किस लिए कार्नोट्स आइडियल इंजन को बनाया उन्होंने, और उसकी साइक्लिक ऑपरेशंस, उसकी जो 4 ऑपरेशंस हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं, नहीं कार्नोट्स इंजन को किस प्रकार के ऑपरेशंस में कंसीडर किया गया, कार्नोट्स इंजन किस प्रकार से वर्क करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने कार्नोट्स आइडियल इंजन और उसके कार्नोट साइकिल के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उन्हीं ऑपरेशंस के आधार को कंसीडर करके, उन्हीं ऑपरेशंस को मान के हम उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कंक्लूड करते हैं कि कार्नोट्स आइडियल इंजन जो बनाया गया, जो 4 संक्रियाओं से होकर ऑपरेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, यानी 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन से होके गुजरता है। जब कार्नोट्स इंजन एक कंप्लीट साइकिल में 4 ऑपरेशन से गुजरता है, 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस से होके, एडियाबैटिक ऑपरेशन से होके गुजरता है, जिसमें एक हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। इन चारों संक्रियाओं में कार्नोट्स आइडियल इंजन के द्वारा कितना वर्क डन फाइंड होता है, यानी जब वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में होता है तो मैथमेटिकली कितना वर्क डन फाइंड करेगा सिस्टम हमारा, या कार्नोट साइकिल के द्वारा कितना वर्क डन फाइंड किया जाएगा, कितना वर्क डन प्रोड्यूस किया जाएगा वो, या जब वो आइसोथर्मल कंप्रेशन में होगा तब कितना वर्क डन होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में होगा कितना वर्क डन हमको फाइंड होगा, और एडियाबैटिक कंप्रेशन में होगा तो कितना वर्क डन हमको फाइंड होगा। इसके बारे में हम अब इस वीडियो में हम आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं कि ऑपरेशन फर्स्ट में जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन में होगा तो मैथमेटिकली हमको वर्क डन कितना फाइंड होगा, ये हम जानते हैं। ऑपरेशन फर्स्ट में हमने आपको बताया कि हम सबसे पहले सिलेंडर को क्या करते हैं, सोर्स पे ले जाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार से, लेट अस प्लेस द सिलेंडर containing working substance on the, कहाँ ले जाएंगे सबसे पहले ऑपरेशन फर्स्ट में, सोर्स पे, ऑन द सोर्स एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं, या T1 केल्विन ऐसा कह सकते हैं। लेट अस प्लेस द सिलेंडर कंटेनिंग वर्किंग सब्सटेंस ऑन द सोर्स एट T1 केल्विन। लेट Q1 बी द अमाउंट ऑफ हीट absorbed by the working substance let Q1 be the amount of heat absorbed by working substance and the gas is expand its volume increases from V1 to V2 and pressure is decreased from P1 to P2 and gas reached on from A to B, and gas goes from A to B. फिगर यहाँ देखिए, पीछे वीडियो में हमने इसको बनाया था, फिर से बना के आपको दिखा देते हैं। Q1 अमाउंट मान रहे थे, Q1 यहाँ कंसीडर कर लेंगे, इसको T2 टेम्परेचर होता है, आइसोथर्मल है, आप जानते हैं आइसोथर्मल,
ये एक्सपेंशन है, ये कंप्रेशन है, ये एडियाबैटिक है। यहाँ हम वर्क डन कंसीडर करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। इसको हम EFGH मान सकते हैं। इधर हमारा ग्राफ बढ़ेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इधर ग्राफ बढ़ेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम बना लेते हैं, ठीक। तो यहाँ हमने लिखा लेट अस प्लेस द सिलेंडर कंटेनिंग वर्किंग सब्सटेंस ऑन द सोर्स एट T1 केल्विन, यानी सिलेंडर को जिसमें वर्किंग सब्सटेंस है उसको T1 केल्विन सोर्स पे रखते हैं। हम जानते हैं कि धीरे धीरे हम प्रेशर को रिमूव करते हैं। पीछे हमने आपको ऑपरेशन में सारी चीज़ें, फर्स्ट ऑपरेशन सेकंड ऑपरेशन सब में हमने सारी चीज़ें बताया, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं, हम जानते हैं। हम कहते, हमने आपको बताया कि जैसे जैसे उसके प्रेशर को स्लोली रिमूव करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, गैस एक्सपेंड होगी, स्लोली गैस एक्सपेंड होगी। जब गैस एक्सपेंड होगी तो उसका हीट एनर्जी यानी उसकी हीट कंटेंट, गैस के मालिक्यूल्स दूर दूर होंगे, गैस के मालिक्यूल दूर होंगे, उनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, हीट कंटेंट डिक्रीज करेगा, जिसके कारण उनका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो गैस जितना अमाउंट ऑफ, यानी कि जितना टेम्परेचर जितना अमाउंट ऑफ हीट उसकी डिक्रीज करेगी, हीट कंटेंट उसका कम होगा, एक्सपेंशन में खर्च होगा, उतना हीट कंटेंट हमको सोर्स के माध्यम से मिलेगा। तो हमने मान लिया कि लेट Q1 बी द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस। हमने मान लिया कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट उसका कम होता है और वो वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है सोर्स, यानी जितना हीट कंटेंट कम होगा वो वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमने लिखा, इसके बाद हमने लिखा कि द गैस इज एक्सपैंड, गैस हमारी एक्सपैंड होती ही है। हमने आपको बताया प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो गैस एक्सपैंड होगी, गैस एक्सपैंड होगी तो उसका वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज करके P1 से P2 हो जाता है और गैस एक्सपैंड करती है। एक्सपेंशन, गैस के एक्सपेंशन में जो भी हीट कंटेंट, जो भी टेम्परेचर उसका डिक्रीज करता है वो कंप्लीट उसको ओवरकम कर देती है। कौन? सोर्स उसको ओवरकम कर देता है, यानी हीट कंटेंट जो हमारा, जितना हीट कंटेंट डिक्रीज करेगा एक्सपेंशन में वो हीट कंटेंट सोर्स के द्वारा कंप्लीट कर दिया जाता है। तो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, हमने यहाँ मान लिया लेट Q1 बी द अमाउंट ऑफ हीट, यानी Q1 बी द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया जाता है, जो हीट कंटेंट उसका कम होगा वो हमने मान लिया कि सोर्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा और Q1 अमाउंट में एब्जॉर्ब किया जाएगा, हमने ये कंसीडर किया। तो हमने यहाँ माना कि वॉल्यूम इसका इंक्रीज करेगा V1 से V2, प्रेशर डिक्रीज करेगा P1 से P2 और गैस हमारी A से B पे पहुंच जाएगी, यानी गैस गोज फ्रॉम A टू B, यानी वर्किंग सब्सटेंस हमारा A से B पे आ जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करेगा, यहाँ हमने मान लिया इसको देखिए P1 V1 मानेंगे, ये P2 V2 हो गया, ये P3 V3 हो गया, ये हमारा हो जाएगा P4 V4, ठीक है। P1 V1 यानी प्रेशर हमारा डिक्रीज करके P2 हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज करके V2 हो जाता है, ठीक ना, और गैस हमारी A से B पे पहुंच जाती है। अब यहाँ देखिए टेम्परेचर जो डिक्रीज किया वो कंप्लीट किसके द्वारा हो गया? जो सोर्स पे आपने रखा, सोर्स के द्वारा हीट कंटेंट सप्लाई किया गया सब्सटेंस को, और उसका टेम्परेचर क्या होता है? जो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा गैस जब एक्सपेंड करेगी वो टेम्परेचर सोर्स के द्वारा दी गई हीट के कारण कंप्लीट हो जाता है, और टेम्परेचर हमारा क्या होगा? कॉन्स्टेंटली T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे या T1 केल्विन पे बना रहेगा। तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो यानी प्रोसेस हमारा कैसा होगा? आइसोथर्मल होगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि टेम्परेचर हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट बना रहता है, गैस के टेम्परेचर में कोई कमी नहीं होती। यानी गैस जब एक्सपेंड होगा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर को ओवरकम करेगी सोर्स के द्वारा दी गई अमाउंट ऑफ हीट, यानी जो हीट सोर्स उसको जितना टेम्परेचर उसका डिक्रीज होता जाएगा उतना हीट सप्लाई करता जाएगा सोर्स, तो उसके टेम्परेचर में कोई भी डिक्रीजिंग नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? टेम्परेचर उसका कॉन्स्टेंटली T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे T1 केल्विन पे बना रहेगा। तो ये प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं since the process is isothermal, प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल है, थर्मल, ठीक ना, दैट इज करके हम लिख सकते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम जानते हैं फर्स्ट लॉ के आधार पे कि जो भी हीट हम सिस्टम को सप्लाई करेंगे इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल में हमने फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन में आपको बताया है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी हीट हम सिस्टम को सप्लाई करेंगे, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी हमारी कांस्टेंट होगी, और जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। इन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, तो du की वैल्यू हो जाएगी जीरो के इक्विवेलेंट। तो इस प्रकार से फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम लिखें सिंस द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, दैट इज करके लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा W के। Q1 इज इक्वल टू W होगा, क्योंकि हम जानते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू हम जानते हैं U प्लस W, या हम कह सकते हैं dQ इज इक्वल टू du प्लस dW, ये होता है
ये हम जानते हैं dq इक्वल टू होता है du प्लस dw के। या यहाँ से हमने आपको बताया कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी, और जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी 0। तो dq की वैल्यू किसके बराबर होगी? dq इक्वल टू dw के बराबर होगा। dq इक्वल टू dw के बराबर होगा, तो यहाँ इसीलिए हमने लिखा सिंस द प्रोसेस इज आइसोथर्मल दैट इज q1 इक्वल टू हो जाएगा w के, q1 हमारा w के इक्विवेलेंट होगा। इस प्रकार से हम यहाँ से वर्क डन फाइंड कर सकते हैं इन द आइसोथर्मल प्रोसेस 10। तो W1 होगा, प्रोसेस हमने ऑपरेशन फर्स्ट माना इसलिए इसको W1 मान लेंगे, ठीक ना। इम्प्लाइज दैट यहाँ हो जाएगा सिंस, यहाँ हम कंसीडर कर लेंगे या लिखेंगे इन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इन द आइस, क्योंकि प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल है, गैस एक्सपेंड हो रही है इसलिए इसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको पीछे हमने बताया। इन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन the work done, in the isothermal expansion the work done by gas is, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन हमारी गैस के द्वारा हमको मिलेगा क्या? वर्क डन बाई गैस इज Q1 इज इक्वल टू W1 हो गया, या W1 इज इक्वल टू हम जानते हैं PdV। देखिए dW बराबर होता है, ध्यान से समझिएगा, dW बराबर होता है PdV के, ठीक। तो dW को टोटल वर्क डन निकालेंगे कहाँ से? ए से बी के दौरान हम पूरा कार्य निकालेंगे, तो स्मॉल वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लेते हैं, dW इक्वल टू PdV होता है। या तो नेट वर्क डन निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, dW को हो जाएगा W, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ PdV हो जाएगा। और नेट वर्क डन कहाँ से? जहाँ के बीच में हम वर्क डन निकालना चाहते हैं, तो वर्क डन हम निकालते हैं ए से बी के बीच में, तो नेट वर्क डन W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी PdV के, या इसी को लिख सकते हैं ए से बी में। तो ए से बी के दौरान हमारा चेंज क्या होता है? वर्क डन हमको मिलेगा वॉल्यूम चेंज के कारण, इसलिए हम यहाँ वॉल्यूम ए पे हमारा होता है V1 और बी पे होता है V2, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 PdV के, इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 हो जाएगा PdV के। ध्यान से बात समझिएगा। इन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन द वर्क डन बाई गैस हम निकालेंगे, वर्क डन W1 इज इक्वल टू हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ PdV के बराबर, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dW इक्वल टू हम जानते हैं PdV के। नेट वर्क डन जब आप निकालेंगे तो नेट वर्क डन इसको इंटीग्रेट करेंगे, dW को इंटीग्रेट करेंगे W हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ PdV। नेट वर्क डन जहाँ से जिस पॉइंट के बीच में निकालना चाहता है उस पॉइंट के बीच में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो नेट वर्क डन हमको चाहिए ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में इसको वर्क डन यानी इंटीग्रेट करेंगे, W1 इज इक्वल टू हो जाएगा ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ PdV। ए से बी के बीच में वॉल्यूम हमारा चेंज होता है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज के कारण ही हमको वर्क डन फाइंड होता है, इसलिए वॉल्यूम हम देख रहे हैं यहाँ से V1 से V2 चेंज होता है, तो V1 से V2 के बीच में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, PdV को हमको वर्क डन W1 की वैल्यू मिल जाएगी। इस प्रकार से हो जाएगा W1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 PdV के। अब यहाँ ध्यान दीजिए, PdV को इंटीग्रेट करेंगे, हम जानते हैं सिंपली, हम यहाँ से जानते, चूंकि हम जानते हैं PV इज इक्वल टू आइडियल गैस लिया है, आइडियल गैस आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन हमारा होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल टू RT होता है, या P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको RT बाई V के, P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं RT बाई V के, उठा के यहाँ रख देंगे, इम्प्लाइज दैट W1 इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 हो जाएगा, RT बाई V हो जाएगा इंटू DV के, या इसको इंटीग्रेट करेंगे, R आपका कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 हो जाएगा, ये हो जाएगा T भी बाहर कर लेंगे, RT हमारा बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा DV बाई V के, या इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी RT, V1 टू V2 करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ DV, DV की वैल्यू DV बाई V का इंटीग्रेशन करेंगे, लॉग ऑफ V हो जाएगा, लॉग ऑफ V फ्रॉम V1 टू V2, या इसको आप ओपन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी RT लॉग, यहाँ हो जाएगा लॉग V2 माइनस लॉग V1 की, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। या हम जानते हैं लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू होता है लॉग m बाई n, तो हम यहाँ इसकी वैल्यू को इस प्रकार से लिख सकते हैं, इधर दिखा देते हैं आपको, W1 इज इक्वल टू हो जाएगा RT हो जाएगा लॉग ऑफ V2 बाई V1 के, या किसी को RT लॉग V2 बाई V1 के लेंगे। यहाँ जिस प्रोसेस में हम कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रोसेस में हम कंसीडर कर रहे हैं, प्रोसेस हम कहाँ से ले रहे हैं? A से B के बीच में ले रहे हैं, वहाँ टेम्परेचर कितना है? T1 है, तो इसलिए हम इसको RT ना कंसीडर करके RT1 कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए PV इज इक्वल टू RT, हमने माना ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस इक्वेशन हम कंसीडर करें, PV इज इक्वल टू RT होता है, P इज इक्वल टू RT बाई V लिखेंगे, लेकिन यहाँ के लिए टेम्परेचर हमारा क्या है? A से B के लिए हम वर्क डन निकाल रहे हैं, तो यहाँ के लिए टेम्परेचर हमारा T1 है, इसलिए हम यहाँ RT1 कंसीडर करेंगे,
RT/V के स्थान में हम RT1 कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ T1 है तो RT1 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी RT1 log V2/V1 हो जाएगा। इसका बेस रहेगा स्मॉल ई ले सकते हैं, नेचुरल लॉग होता है, इक्वेशन नंबर हम इसको मान लेंगे 1। ठीक, इस प्रकार से प्रोसेस फर्स्ट में जब हम ऑपरेशन फर्स्ट में सिस्टम को कंसीडर करेंगे, वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स पे ले जाएंगे और आइसोथर्मली गैस को एक्सपेंड करेंगे, तो जो वर्क डन हमको फाइंड होगा, वर्क डन RT1 log V2/V1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ माना है कि जब हम इसको आइसोथर्मली एक्सपेंड करेंगे तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान जो गैस का टेम्परेचर कम होगा वो सोर्स के द्वारा दी गई हीट के बराबर, यानी हीट कंटेंट जितना कम होगा एक्सपेंशन में, वो हीट कंटेंट ओवरकम किया जाएगा, उस हीट कंटेंट को कंप्लीट किया जाएगा सोर्स के द्वारा। तो हम मान लेते हैं कि सोर्स के द्वारा गैस जो होती है वर्किंग सब्सटेंस Q1 अमाउंट ऑफ हीट कंसीडर करता है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है। यहाँ हमने लिखा है Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस एंड द गैस इज एक्सपेंड, गैस एक्सपेंड होती है, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम V1 टू V2, और वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 होता है, एंड प्रेशर इज डिक्रीज बाई P1 टू P2 एंड गैस गोज फ्रॉम A टू B। गैस A से B पे जाती है, तो गैस जब A से B पे जाती है तो कितना वर्क डन गैस के द्वारा किया जाएगा ये निकालेंगे। तो सिंस द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, हमने आपको बताया कि प्रोसेस आइसोथर्मल क्यों है, क्योंकि जब गैस एक्सपेंड होगी तो जो टेम्परेचर कम होगा उस टेम्परेचर डिक्रीज को कंप्लीट कर देता है सोर्स, तो टेम्परेचर डिक्रीज नहीं करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है, जितना टेम्परेचर कम होता होगा वो कंप्लीट कर दिया जाता है सोर्स के द्वारा, तो टेम्परेचर में कोई डिक्रीजिंग नहीं होती, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसलिए प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल होगा। ये पीछे वीडियो में हमने आपको बताया है। तो सिंस द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, फर्स्ट ऑपरेशन हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन का है, तो हमने यहाँ लिखा सिंस द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में द नेट अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन, देयर आर नो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी बिकॉज इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड द इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हेंस द इंटरनल एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू द जीरो। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द नेट अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। तो फर्स्ट प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो जितना भी हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे सारी की सारी हीट क्या होगी, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, तो किस में कन्वर्ट होगी, वर्क डन में, W1 के बराबर मान लिया। इन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन द वर्क डन बाय गैस इज W1 इज इक्वल टू, हम जानते हैं वर्क डन स्मॉल अमाउंट में वर्क डन लेंगे, dW इज इक्वल टू PdV होता है, नेट वर्क डन लेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा PdV का। अब गैस हमारी A से B पे ट्रांसफर होती है, इसलिए A टू B PdV कर देंगे, A से B के बीच में वॉल्यूम हमारा, क्योंकि वर्क डन हमको फाइंड होता है वॉल्यूम चेंज के कारण, इसलिए V1 टू V2 कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम हमारा V1 से V2 चेंज होगा, V1 से V2 इसको इंटीग्रेट कर देंगे A से B के बीच में और हमको वैल्यू मिल जाएगी। हम जानते हैं PV इक्वल टू RT होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इक्वल टू RT होता है, P इक्वल टू RT/V हो जाएगा। यहाँ के लिए टेम्परेचर RT1, इसलिए RT के साथ हम RT1 कंसीडर करेंगे, वैल्यू रख देंगे, आंसर हमको मिल जाएगा वर्क डन के लिए। फर्स्ट प्रोसेस में हमको वर्क डन मिल जाएगा RT1 log V2/V1 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सेकंड ऑपरेशन में हम इसी प्रकार से वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया है कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन बाय गैस इज गिवन बाय W इज इक्वल टू, हमको मिला फर्स्ट ऑपरेशन में W1 इज इक्वल टू RT1 log V2/V1, या हम जनरली कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा भी मान सकते हैं जैसे फिगर हमने यहाँ दिखाया हुआ है आपको, हम जनरली यहाँ कंसीडर कर सकते हैं वर्क डन। फर्स्ट प्रोसेस कंसीडर करें तो फर्स्ट प्रोसेस के लिए वर्क डन हम निकालेंगे, तो ये देखिए A हो गया, A यानी वर्क डन हमारा जो होगा A से B पे सिस्टम हमारा आता है, यानी वर्क डन इन ऑन PV डायग्राम हम निकाले हुए हैं, पहले भी आपको दिखाए हैं वर्क डन के लिए वैल्यू हमने निकाली है कि वर्क डन इज इक्वल W इज इक्वल टू होता है एरिया अंडर PV डायग्राम। तो एरिया अंडर PV डायग्राम जब हम कंसीडर करेंगे तो एरिया अंडर PV डायग्राम क्या होगा, AB, यहाँ हो जाएगा वर्क डन देखिए ABGEA के बराबर, ABGEA के बराबर वर्क डन हमको मिलेगा इन द फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस में हम कंसीडर करेंगे, सेकंड प्रोसेस हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जब हम सिलेंडर को सेकंड ऑपरेशन में कहाँ ले जाते हैं, स्टैंड पे ले जाते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया है। सेकंड प्रोसेस में हम उसको स्टैंड पे ले जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लेट अस प्लेस द सिलेंडर let us place the cylinder containing working substance on the stand, containing working substance on the stand, स्टैंड पे ले जाएंगे, ठीक ना। वर्किंग सब्सटेंस को जब स्टैंड पे ले जाएंगे तो प्रोसेस कैसा होगा, स्टैंड पे ले जाएंगे, देयर आर नो एनी अमाउंट ऑफ हीट इज exchange from working substance या from cylinder to the perfectly insulating stand and
और फ्रॉम स्टैंड टू द सिलेंडर, यानी न तो कोई भी अमाउंट किसी भी प्रकार की उष्मा न तो सिलेंडर से इंसुलेटिंग स्टैंड में सप्लाई की जाएगी, एक्सचेंज की जाएगी, न ही इंसुलेटिंग स्टैंड से, कहने का मतलब है किसी भी प्रकार की उष्मा न तो सिस्टम से सराउंडिंग में, न सराउंडिंग से सिस्टम में सप्लाई की जाएगी। समझ में आ रहा है? तो प्रोसेस कैसा होगा? एडियाबैटिक होगा। तो सेकेंड प्रोसेस में गैस क्या होगी? एडियाबैटिक प्रोसेस में होगी और एडियाबैटिकली एक्सपेंड होगी। हम गैस में क्या करेंगे? धीरे धीरे उसके प्रेशर को रिमूव करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। जब प्रेशर को स्लोली क्वासी स्टैटिकली डिक्रीज करेंगे तो गैस क्या होगी? एक्सपैंड होगी। जब गैस एक्सपैंड होगी तो उसकी हीट एनर्जी डिक्रीज करेगी, हीट कंटेंट कम होगा, यानी टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो जितने अमाउंट में, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर उसका डिक्रीज करता जाएगा और टेम्परेचर जैसे जैसे गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड होगी उसका टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा और तब तक डिक्रीज करता नहीं, तब तक गैस हमारी एक्सपैंड करती रहेगी जब तक उसका टेम्परेचर T1 से डिक्रीज करके T2 ना हो जाए। जब कि गैस का टेम्परेचर T1 से डिक्रीज करके T2 हो जाएगी तो गैस का वॉल्यूम जो है वो V2 से इंक्रीज करके V3 और प्रेशर जो है T2 से डिक्रीज करके P3 हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में हमको वर्क डन क्या मिलेगा? तो हम यहाँ से लिखते हैं वर्क डन इन सेकेंड प्रोसेस में हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं इन दिस प्रोसेस द गैस सफर फ्रॉम द एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम स्टेट B टू स्टेट C, ठीक ना, सिंस द गैस इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग से सिंस द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, देन देयर आर द एक्सटर्नल वर्क डन इज डन बाय द गैस, देन हियर द एक्सटर्नल वर्क इज डन बाय द गैस इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी कि जो भी वर्क डन हमको फाइंड होगा सेकेंड प्रोसेस में वो इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट के कारण हमको फाइंड होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यहाँ से लिख सकते हैं since the process is एडियाबैटिक क्या होगा? क्योंकि बिकॉज आप लिख सकते हैं, यहाँ लिखने कोई आवश्यकता नहीं, एडियाबैटिक है, इसका मतलब किसी भी प्रकार की उष्मा हीट आपकी एक्सचेंज नहीं होगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। सिंस द प्रोसेस इज एडियाबैटिक एंड गैस सफर्स, यहाँ लिख सकते हैं एंड गैस सफर्स एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम स्टेट बी, यानी P2 V2 T1 से, ठीक ना, फ्रॉम स्टेट B टू स्टेट C, यानी P3 V3 T2 पे, ठीक है, P3 V3 T2 के, ठीक है, B से C पे जाती है। सिंस गैस आपकी एडियाबैटिक में प्रोसेस में एक्सपैंड कर रही है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 द एक्सटर्नल वर्क इज डन बाय द गैस thus the external work is done by the gas at the cost of cost of internal energy। फिर यहाँ देखिए प्रेशर वॉल्यूम लेंगे, कंसीडर करेंगे, देखिए W2 इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ PdV, नेट वर्क डन निकालेंगे फ्रॉम B टू C निकालेंगे। यहाँ हमने लिखा देखिए लेट अस प्लेस द सिलेंडर कंटेनिंग वर्किंग सब्सटेंस ऑन द स्टैंड, यानी कि सिलेंडर जो वर्किंग सब्सटेंस को रखता है स्टैंड पे उसको प्लेस करेंगे। सिंस द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक है, यानी देयर आर नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार की उष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, उष्मा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक, यानी जो भी हीट है सिस्टम की वो कांस्टेंट रहेगी एंड गैस सफर्स एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और गैस हमारी क्या होगी? एडियाबैटिक एक्सपेंशन में होगी। कहाँ से? फ्रॉम स्टेट B टू स्टेट C, स्टेट B पे यानी कि प्रेशर P2 V2 T1 से स्टेट C में P3 V3 T2 के दौरान गैस क्या होगी? एडियाबैटिक एक्सपेंशन में होगी। पिछले वीडियो में हमने आपको
ये ऑपरेशन 2 की सारी संक्रिया को एक्सप्लेन करके बताया है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब हम कंसीडर करेंगे तो किस प्रकार से उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और गैस किस प्रकार कब तक टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, गैस कब तक एक्सपेंड होगी, सारी चीजें हमने आपको बताई है। ठीक, तो जब गैस यहाँ से B से C पे जाएगी तो गैस के वॉल्यूम में चेंजिंग होगी, वॉल्यूम उसका V2 से बढ़ के V3 हो जाएगा, प्रेशर P2 से घट के P3 हो जाएगा और टेम्परेचर T1 से डिक्रीज कर जाएगा T2, क्योंकि एडियाबैटिकली जब एक्सपेंड होगी गैस तो गैस के एक्सपेंशन के दौरान गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। जब गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा यानी एनर्जी हम बाहर से सप्लाई नहीं करते, क्योंकि हम गैस वर्किंग सब्सटेंस को रखते हैं स्टैंड पे जो कि इंसुलेटेड है, यानी किसी भी प्रकार की हीट को सराउंडिंग से सप्लाई नहीं की जाएगी। तो जो यहाँ से वर्क हमको फाइंड होगा, यानी कि जो गैस एक्सपैंड करेगी वो तब तक एक्सपैंड करेगी जब तक उसका टेम्परेचर T1 से डिक्रीज करके T2 पे आएगा। यहाँ देखिए फिगर में तो सिस्टम हमारा क्या है, यानी वर्किंग सब्सटेंस B से C पे आएगा और प्रेशर हमारा घट के P2 से P3 हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ के V2 से V3 हो जाएगा, टेम्परेचर T1 से घट के T2 हो जाएगा। ठीक, और गैस एक्सपेंड करेगी T1 से T2 के बीच में, यानी B से C के बीच में। तो एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क डन हमको फाइंड होगा वो हम यहाँ निकालेंगे। तो हमने यहाँ लिखा था एक्सटर्नल वर्क इज डन बाय द गैस एट कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के खर्च के कारण, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो जब गैस एक्सपैंड करेगी तो जो टेम्परेचर डिक्रीज करेगी, जो गैस का एक्सपेंशन होगा उसकी स्वयं की आंतरिक ऊर्जा यानी जो इंटरनल एनर्जी उसकी होगी, उस इंटरनल एनर्जी के खर्च के कारण गैस हमारी एक्सपैंड होगी और हमको वर्क डन फाइंड होगा। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा दस द एक्सटर्नल वर्क इज डन बाय द गैस एट कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड इज गिवन बाय इंटर वर्क डन निकालेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा P इंटू dV का B से C के बीच में। ठीक ना, B से C के दौरान, तो B से C के बीच में हमारा वॉल्यूम चेंज होगा, क्योंकि वर्क डन जो हमको फाइंड होगा केवल वॉल्यूम के चेंज के कारण फाइंड होता है। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन डिपेंड करेगा केवल वॉल्यूम पे, इसलिए वॉल्यूम हमारा यहाँ चेंज होता है V2 से V3। तो हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे इसको फ्रॉम V2 टू V3 P इंटू dV के। यहाँ ध्यान दीजिए P इंटू dV। अब यहाँ से हम जानते हैं कि सेकंड प्रोसेस जो सेकंड ऑपरेशन हमारा कैसा है, एडियाबैटिक है। तो हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस में कंसीडर करते हैं तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन जब हम कंसीडर करते हैं तो वैल्यू हमको मिलती है PV के पावर गामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट के। PV के पावर गामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट के, इसी कांस्टेंट को हम K कंसीडर कर सकते हैं। तो PV के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, या P इज इक्वल टू अगर हम लिखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं K अपान V के पावर गामा। कांस्टेंट को K अगर कंसीडर करते हैं तो K अपान V के पावर गामा हम यहाँ P के स्थान पे लिख सकते हैं, ये हम यहाँ रख देंगे इम्प्लाइज। ठीक है, तो यहाँ देखिए PdV हो जाएगा। PdV को हम यहाँ एक्सचेंज करेंगे क्योंकि हम जानते हैं प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक है, एक्सपेंशन एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में गैस का आइडियल गैस इक्वेशन को हम एडियाबैटिक प्रोसेस में एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कंसीडर करेंगे। PV के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट इक्वल टू हमने मान लिया K, या P इक्वल टू हो जाएगा K अपान V के पावर गामा के। उठा के P के स्थान पे रखेंगे तो वैल्यू हमको यहाँ मिल जाएगी K अपान V के पावर गामा हो जाएगा इंटू dV, या इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से K कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, या यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम V2 टू V3 हो जाएगा dV अपान V के पावर गामा होगा, या इसी को आप लिख सकते हैं कि कांस्टेंट हो जाएगा V2 टू V3 हो जाएगा, V के पावर गामा को ऊपर ले जाएंगे, V के पावर माइनस गामा इंटू dV होगा, या इसको इंटीग्रेट करेंगे K बाहर रहेगा V2 टू V3 होगा, या इंटीग्रेशन यहाँ से कंसीडर कर लेंगे, इंटीग्रेशन हमको मिल जाएगा। देखिए K हो जाएगा V के पावर माइनस गामा है, तो V के पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा, अपान आ जाएगा माइनस गामा प्लस 1, और कहाँ से V लिमिट लगा देंगे आप V2 टू V3 अप्लाई कर देंगे। यहाँ से इम्प्लाइज दैट हो जाएगा W2 इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ आएगा K ब्रैकेट में हो जाएगा V3 रखेंगे, V3 के पावर माइनस गामा प्लस 1 है, उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस गामा, प्लस हो जाएगा यहाँ से माइनस हो जाएगा V2 के पावर हो जाएगा 1 माइनस गामा, अपान हो जाएगा माइनस गामा प्लस 1 है, उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस गामा। इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे आप देखिएगा, इज इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ रफली हम आपको समझाते हैं फिर उसके बाद देखिए। इधर देखिए यहाँ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमको मिलेगी, देखिए K V3 के पावर 1 माइनस गामा माइनस हो जाएगा K V2 के पावर 1 माइनस गामा, अपान हो जाएगा 1 माइनस गामा। इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे। यहाँ देखिए हम जानते हैं कि PV के पावर गामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, PV के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इंप्लाइज दैट हम इसको जब PV की वैल्यू यानी प्रेशर वॉल्यूम
टू द रेस पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा, या इज इक्वल टू इसी प्रकार से डैश डैश करके कांस्टेंट की इक्विवेलेंट होगा, इस सबकी वैल्यू एक समान होगी। इस प्रकार से अगर हम यहाँ कंसीडर करें तो P1 इज इक्वल टू अगर हम लिखें यहाँ से तो P1 V1 इज इक्वल टू P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या हम इसी को लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू K अपान V1 के पावर गामा, या इम्प्लाइज दैट इसको लिख सकते हैं K V1 के पावर माइनस गामा। ध्यान से देखिएगा, K V1 के पावर माइनस गामा लिख सकते हैं P1 की वैल्यू। इसी प्रकार से P2 अगर लिखना हो तो P2 इज इक्वल टू होगा K V2 के पावर माइनस गामा, P3 लिखना हो तो P3 इज इक्वल टू होगा K V3 के पावर माइनस गामा। ठीक है, K V3 के पावर माइनस गामा, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट P2 इज इक्वल टू हो जाएगा K V2 के पावर माइनस गामा, या P3 इज इक्वल टू हो जाएगा K V3 के पावर माइनस गामा, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए K V3 के पावर 1 माइनस गामा, इसको अलग अलग करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट कर सकते हैं इसको W2 इज इक्वल टू K है V3 के पावर 1 माइनस गामा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं V3 इंटू V3 के पावर माइनस गामा, और इसको लिख सकते हैं देखिए K इंटू हो गया यहाँ V2 है तो V2 इंटू V2 के पावर माइनस गामा, ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस गामा को, पूरे के बटे इसके हो जाएगा 1 माइनस गामा के। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए K V3 के पावर माइनस गामा को हम लिख सकते हैं P3, K V2 के पावर माइनस गामा को लिख सकते हैं P2, तो देखिए K V3 के पावर माइनस गामा को हम लिख देंगे P3, और V3 है ये हो जाएगा P3 V3 हो गया, माइनस यहाँ हो जाएगा P2 V2 अपान हो जाएगा 1 माइनस गामा के। ठीक, P3 V3 माइनस P2 V2 अपान हो जाएगा 1 माइनस गामा के। इसी प्रकार से यहाँ से देखिए P3 V3 माइनस P2 V2 अपान 1 माइनस गामा। RT में अगर इसको एक्सचेंज करें, RT में अगर हम चेंज करना चाहें, जैसे हम जानते हैं PV इज इक्वल टू RT होती है वैल्यू, उसके आधार पे अगर हम एक्सचेंज करें तो हम इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। देखिए P3 V3 को लिखना चाहें तो सिंपल सी चीज़ यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे आप, रफली आप जानते भी हैं, हम जानते हैं PV इज इक्वल टू होता है RT। ठीक, इस फिगर को हम देखेंगे, अगर हम P3 V3 लिखना चाहते हैं, PV इज इक्वल टू RT होता है, अगर हम P3 V3 लिखना चाहते हैं तो P3 इंटू V3 इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू टेम्परेचर, तो P3 V3 पे टेम्परेचर कितना है T2 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू RT, तो यहाँ P3 V3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं RT2 के। इसी प्रकार से P2 V2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं RT1 के, क्योंकि P2 V2 जब लेंगे, यहाँ फिगर देखिएगा P2 V2 लेंगे तो यहाँ पे P2 V2 जहाँ पे है यानी कि पॉइंट B पे टेम्परेचर हमारा T1 होता है, और P3 V3 हमारा पॉइंट C पे यहाँ टेम्परेचर T2 है, तो हम P3 V3 को RT2 कंसीडर कर सकते हैं, P2 V2 को RT1, PV इक्वल टू RT के रिलेशन से ऐसा हम कर सकते हैं। तो हम P3 V3 के स्थान पे हम लिख सकते हैं RT2 के, माइनस हो जाएगा यहाँ से, माइनस हो जाएगा RT1 अपान 1 माइनस गामा, या थोड़ा सा यहाँ लिख सकते हैं आप इसके आधार पे, यहाँ से देखिए RT2 माइनस RT1 अपान 1 माइनस गामा होगा, या इम्प्लाइज दैट W2 इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन कर लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी RT1 माइनस RT2 के, या माइनस R कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा RT1 माइनस T2 हो जाएगा अपान 1 माइनस गामा है, माइनस साइन यहाँ भी कॉमन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी गामा माइनस 1, या W2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा RT1 माइनस T2 अपान हो जाएगा गामा माइनस 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। इस प्रकार से एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमको वर्क डन फाइंड हो जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन का, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने आपको वर्क डन निकाला, वैल्यू हमको मिली RT1 log V2 बाई V1 के। जब हम एडियाबैटिक यानी B से C पे A से B के दौरान हमने वर्क डन आपको फाइंड करा दिया, वैल्यू हमको मिली RT1 log V2 बाई V1 के। B से C के दौरान हमने फाइंड करा दिया, वैल्यू हमको मिली RT1 माइनस T2 अपान गामा माइनस 1 के। ठीक है, इस प्रकार से हमको सेकंड प्रोसेस में, यानी कहने का मतलब ऑपरेशन 2 में नेट वर्क डन मिलेगा। जब गैस को हम स्टैंड पे ले जाएंगे तो वर्क डन हमको फाइंड होगा W2 इक्वल टू RT1 माइनस T2 अपान गामा माइनस 1 के। ठीक है, ठीक है। ऑपरेशन थर्ड में फिर हम क्या करेंगे, गैस को स्टैंड से उठाएंगे और सिंक पे ले जाएंगे। ठीक है, लिख सकते हैं आप, लेट अस प्लेस द सिलेंडर कंटेनिंग वर्किंग सब्सटेंस ऑन द सिंक एट टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा लिख सकते हैं, या T2 केल्विन लिख सकते हैं। In this operation, gas
undergoes isothermal compression from state C to state D, and in this process the work is done on the gas, क्योंकि isothermal compression में गैस पे हम क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे। जब हम सिंक पे ले जाएंगे तो गैस पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल थोड़े समीप यानी कि कम क्लोजर होंगे, यानी कि थोड़े से समीप आएंगे। जब समीप आएंगे तो उनके बीच की टक्करों की संख्या बढ़ेगी। जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो उनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और जब वो गैस यानी सिलेंडर के दीवारों पे टक्कर करेंगे तो वही इंटरनल काइनेटिक एनर्जी हीट कंटेंट में कन्वर्ट होगी, हीट में कन्वर्ट होगी, और गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। कब? इन द आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। अब टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो हम गैस को रखे कहाँ पे हैं? सिंक पे। सिंक क्या है? सिंक इज ए कोल्ड बॉडी एंड फिक्स्ड एट लोअर टेम्परेचर T2, यानी सिंक को हमने लोअर टेम्परेचर पे रखा हुआ है। तो जब गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जैसे जिस अमाउंट में हीट कंटेंट इंक्रीज करेगा वो हीट कंटेंट क्या होगा? सिंक क्या करेगा? उस हीट कंटेंट को रिजेक्ट करता जाएगा। जितना टेम्परेचर गैस का इंक्रीज होता जाएगा, जब हम गैस को कंप्रेस्ड करेंगे स्लोली, वो टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए, यानी कहने का मतलब रिजेक्ट करता जाएगा। कौन? सिंक रिजेक्ट करता जाएगा। हम मानते हैं कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट, यहां हमने लिखा हुआ है कि द गैस रिजेक्ट Q2 अमाउंट ऑफ हीट एट द सिंक एट टेम्परेचर T2 केल्विन, यानी T2 केल्विन पे गैस क्या करता है? Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करता है। यानी जब गैस को कंप्रेस करेंगे, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हीट कंटेंट इंक्रीज करेगा, तो वो हीट कंटेंट जो इंक्रीज करेगा वो सिंक के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि जब ऑपरेशन थर्ड में एडिया यानी कि आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन में हम गैस को ले जाएंगे तो जो हीट रिजेक्ट होगी उसको हमने मान लिया कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट होती है। ठीक, तो हीट रिजेक्ट होती जाएगी, यानी जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जितना इंक्रीज करता जाएगा वो सिंक के द्वारा रिजेक्ट किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है गैस का टेम्परेचर क्या रहेगा? ऑलरेडी कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक ना? गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट T2 केल्विन पे बना रहेगा, और गैस का टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो जो उस कंप्रेशन के दौरान जब गैस को कंप्रेस करेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो कंप्रेशन हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन कहा जाएगा। इसलिए हम यहाँ लिखते हैं कि इन द ऑपरेशन थर्ड द गैस अंडरगोज आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक ना, फ्रॉम स्टेट C टू स्टेट D, एंड इन दिस प्रोसेस द वर्क इज डन ऑन द गैस, और इस प्रोसेस में जो वर्क होगा वो गैस पर होगा, क्योंकि हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, गैस के ऊपर कार्य होगा, गैस पर कार्य किया जाएगा। द गैस रिजेक्ट, और जब कंप्रेस करेंगे गैस को तो जो हीट इंक्रीज करेगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी सिंक के द्वारा। तो हम मान लेते हैं कि द गैस रिजेक्ट Q2 अमाउंट ऑफ हीट एट द सिंक एट टेम्परेचर T2 केल्विन, यानी T2 केल्विन टेम्परेचर पे सिंक पे गैस Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करती है। तो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम जानते हैं कि इन द आइसोथर्मल प्रोसेस द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी द नेट अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, देयर आर नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग नहीं होती है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी। जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, और वैल्यू जो वर्क डन की आएगी, जितना अमाउंट ऑफ हीट हम आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम को सप्लाई करेंगे, वो या सिस्टम से जितनी हीट हम वापस लेंगे या सिस्टम की हीट को जितना हम कम करते जाएंगे, जितनी हीट उसकी कम होगी, गैस क्या होगी? कंप्रेस होगी, और गैस जब कंप्रेस होगी तो हमको डिस्प्लेसमेंट यानी वॉल्यूम उसका डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो हमको वर्क डन फाइंड होगा। जो वर्क डन फाइंड होगा वो उसी अमाउंट ऑफ हीट के बराबर होगा जिस अमाउंट में हम हीट को रिजेक्ट करेंगे। ठीक, तो यानी हम यहां से कह सकते हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स W3 यानी ऑपरेशन थर्ड में जो वर्क डन होगा वो Q2 अमाउंट के बराबर होगा, क्योंकि यहां पे सिंक पे Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट की जाती है। ठीक ना? तो W3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे Q2 के, या इंप्लाइज दैट यहां से वर्क डन निकालेंगे जब आप, thus the work done on the gas in this process is W3 इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ PdV होगा कहाँ से? हमारा प्रोसेस, यानी कहने का मतलब गैस हमारी कंप्रेस होगी, C से D पे जाएगी, ना उसका वॉल्यूम V3 से डिक्रीज करके V4 हो जाएगा, प्रेशर P3 से इंक्रीज करके P4 हो जाएगा, और गैस हमारी
पॉइंट सी से पॉइंट डी पे पहुंच जाएगी, ठीक ना। तो सी से डी के बीच में गैस के द्वारा गैस पर किया गया कार्य जब हम निकालेंगे तो W3 इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम सी टू डी। सी से डी पे इंटीग्रेट कर देंगे, सी से डी के बीच में हमारा वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम के कारण ही हमको वर्क डन फाइंड होता है, वॉल्यूम के कारण वर्क डन हमको फाइंड होता है, वॉल्यूम चेंज के कारण। तो वॉल्यूम यहाँ चेंज हो रहा है V3 से V4, यानी V3 से घट के V4 होता है, तो यहाँ लिख लेंगे V3 to V4 PdV के। प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल है, हम जानते हैं इन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू होता है RT के, इम्प्लाइज दैट यहाँ से P इज इक्वल टू कंसीडर करेंगे तो RT बाई V होगा। इन दिस केस हियर द टेम्परेचर इज T2, इम्प्लाइज दैट हम यहाँ से P इज इक्वल टू लिख सकते हैं RT2 बाई V यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ इम्प्लाइज दैट W3 इज इक्वल टू आप लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम V3 टू V4 हो जाएगा, P की वैल्यू आप लिखेंगे RT2 बाई V इंटू हो जाएगा dV के, या इम्प्लाइज दैट जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे तो R और T2 दोनों टेम्परेचर R और T2 दोनों कांस्टेंट है, बाहर करेंगे V3 टू V4 हो जाएगा dV बाई V। 1/V का V के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आप जानते हैं log V के इक्विवेलेंट होता है, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा RT2 log ऑफ हो जाएगा V के फ्रॉम V3 टू V4, इम्प्लाइज दैट वैल्यू आ जाएगी RT2 log V4 माइनस log V3, या इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं RT2 log V4 माइनस log V3, यानी log M माइनस log N इज इक्वल टू log M बाई N लिखते हैं हम। RT2 हो जाएगा log V4 बाई V3, RT2 हो जाएगा log V4 बाई V3 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा W3 इज इक्वल टू log V4 बाई V3 है, या इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर माइनस साइन यहाँ कॉमन कर लें तो log V3 माइनस log V4 हो जाएगा, और वैल्यू log V3 बाई V4 हो जाएगा, तो इसको V3 बाई V4 करेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा माइनस RT2 हो जाएगा log V3 बाई V4 के, इक्वेशन नंबर 3 होगा। और ये वर्क डन हमारा हो जाएगा इन द थर्ड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन में जब हम गैस को कंसीडर करेंगे, यानी गैस को आइसोथर्मली कॉम्प्रेस्ड करेंगे, तो गैस के द्वारा गैस पर किया गया कार्य जो होगा वो माइनस RT2 log V3 बाई V4 के बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, और यही हमारा थर्ड स्टेप यानी थर्ड ऑपरेशन में वर्क डन ऑन द गैस होगा, ठीक ना। नेक्स्ट स्टेप में वर्क डन हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए चौथे ऑपरेशन में हम जब पहुंचेंगे तो हमने पहले ऑपरेशन में आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरे में एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरे में आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, और चौथा ऑपरेशन हमारा है एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, ठीक। हमने पीछे आपको इसके बारे में बताया है। इन द फोर्थ ऑपरेशन द गैस इज कॉम्प्रेस्ड एडियाबैटिकली फ्रॉम स्टेट D टू स्टेट A। चौथे प्रोसेस में हम गैस को एडियाबैटिकली कॉम्प्रेस्ड करते हैं। कॉम्प्रेस का मतलब है कि गैस को हम चौथे प्रोसेस में क्या करते हैं, सिंक से स्टैंड पे ले आते हैं। स्टैंड पे जब हम ले आएंगे तो स्टैंड क्या है, परफेक्टली इंसुलेटेड है, तो जो गैस की हीट है वो कांस्टेंट हो जाएगी ना, यानी कि जो गैस की हीट है ना तो वो बाहर आएगी ना बाहर से कोई भी हीट अंदर जाएगी, क्योंकि जो गैस आपने कंसीडर किया हुआ है सिलेंडर में, सिलेंडर क्या है, उसकी जो दीवारें हैं वो परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग है, उसका बॉटम कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग बॉटम होने के नाते नीचे आपने स्टैंड लगाया हुआ है। इंसुलेटेड स्टैंड जब आप प्रोवाइड करेंगे तो इंसुलेटेड स्टैंड के कारण गैस एडियाबैटिकली कॉम्प्रेस, यानी गैस के पर प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, गैस हमारी कॉम्प्रेस होगी, गैस कॉम्प्रेस्ड होती जाएगी, टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो गैस का धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और गैस हमारी टेम्परेचर T2 से बढ़ के उसका T1 हो जाएगा, और गैस का प्रेशर P4 से बढ़ के P1 हो जाता है, वॉल्यूम V4 से घट के V1 हो जाएगा। जब धीरे धीरे गैस को कंप्रेस करेंगे, धीरे धीरे गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा एडियाबैटिकली। तो इसलिए हम यहाँ कहते हैं इन द फोर्थ ऑपरेशन द गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली फ्रॉम स्टेट D टू स्टेट A, यानी गैस हमारी स्टेट D से स्टेट A में पहुंच जाएगी। प्रेशर उसका P4 से बढ़ के कंप्रेस करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, P4 से बढ़ के P1 हो जाता है, वॉल्यूम V4 से घट के V1 हो जाता है, और टेम्परेचर
T1 से बढ़ के T2 हो जाता है, गैस तब तक हमारी कॉम्प्रेस्ड होती रहेगी जब तक उसका टेम्परेचर T2 से बढ़ के T1 ना हो जाए। और जब गैस का टेम्परेचर T2 से बढ़ के T1 हो जाए तो गैस पुनः वर्किंग सब्सटेंस, जो हमने गैस कंसीडर किया है वर्किंग सब्सटेंस के रूप में, वो गैस हमारी इनिशियल स्टेट में पुनः वापस चली जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम वर्क डन निकालते हैं। दस द वर्क इज डन ऑन द गैस इज गिवन बाई, दस द वर्क इज डन ऑन द गैस, या 10 गिवन बाई, यहाँ W4 इज इक्वल टू हो जाएगा V4 टू V1 PdV के, या इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हो जाएगा W4 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए हम जानते हैं इन द एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन है, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन में हम PdV की वैल्यू अगर कंसीडर करें तो प्रेशर वाले यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन को जब हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कंसीडर करेंगे तो PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जैसा हमने स्टेप 2 में किया था सारे प्रोसेस वही होंगे, सारी चीज़ें वही होंगी, बस उसमें अंतर क्या होगा, वहाँ पे गैस हमारी एक्सपेंड कर रही थी यानी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था, यहाँ गैस हमारी कॉम्प्रेस्ड होगी, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। और सारे प्रोसेस जो हमने स्टेप 2 में फाइंड किए वही चीज़ें यहाँ रहेंगी, लेकिन उसका जस्ट अपोजिट रहेगा। यानी कहने का मतलब वहाँ जो वर्क डन हमको फाइंड हुआ है वो पॉजिटिव यानी एक्सपेंड कर रहा है तो पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ वर्क डन क्या होगा, इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो गैस कॉम्प्रेस्ड होगी। तो जो वर्क डन हमको फाइंड होगा, जो वर्क डन हमको प्राप्त होगा वो गैस के कॉम्प्रेशन के कारण प्राप्त होगा। वहाँ गैस एक्सपेंड करती है तो वर्क डन फाइंड होता है, यहाँ कॉम्प्रेशन है तो दोनों का साइन चेंज, यानी वहाँ वर्क डन अगर हम पॉजिटिव फाइंड करते तो यहाँ वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, हल करके आपको दिखा देते हैं। PV के पावर गामा इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट के, तो यहाँ अगर हम P इज इक्वल टू लिखे तो हम लिख सकते हैं K अपान V के पावर गामा, तो यहाँ हो जाएगा W4 इज इक्वल टू V4 टू V1 K अपान V के पावर गामा इंटू DV हो जाएगा, या इम्प्लाइज दैट K यहाँ करेंगे V4 टू V1 हो जाएगा, यहाँ DV अपान V के पावर गामा हो जाएगा, या इम्प्लाइज दैट आप इसको कर सकते हैं W4 इज इक्वल टू ऊपर ले जाएंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी V के पावर माइनस गामा प्लस 1 फ्रॉम हो जाएगा V4 टू V1, या ओपन करेंगे तो K हो जाएगा कि V1 के पावर माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि V4 माइनस गामा प्लस 1 के। ठीक है, या इम्प्लाइज दैट के V1 को अलग अलग करके लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि V1 इंटू V1 के पावर माइनस गामा, ठीक है, और प्लस माइनस हो जाएगा कि V4 हो जाएगा इंटू V4 के पावर माइनस गामा के। ठीक, इम्प्लाइज दैट यहाँ से आप कर सकते हैं, सिंस हमने पीछे भी आपको बताया कि PV के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो हम लिख सकते हैं P4 V4 के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं, P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल टू भी हम कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। इम्प्लाइज दैट अगर यहाँ से हम करें तो हम इसको कह सकते हैं P4 इज इक्वल टू हम कह सकते हैं के V4 के पावर माइनस गामा, या P1 इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि V1 के पावर माइनस गामा के। ठीक, उठा के यहाँ रखेंगे, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा W4 इज इक्वल टू के V1 के V1 के पावर माइनस गामा है तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से इसके बटे आ जाएगा। देखिए एक चीज़ और भी भूल गए आप, यहाँ से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी अपान आएगा माइनस गामा प्लस 1 यानी 1 माइनस गामा, यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस गामा, यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस गामा। ठीक है, यहाँ W4 इज इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो के V1 माइनस गामा को हम लिख सकते हैं P1, तो वैल्यू हो जाएगी P1 V1 माइनस P4 V4 अपान 1 माइनस गामा, या इम्प्लाइज दैट कर सकते हैं आप P4 V4 माइनस P1 V1 अपान गामा माइनस 1 कर सकते हैं, या हम यहाँ से लिख सकते हैं CV इज इक्वल टू RT होता है तो P4 V4 इज इक्वल टू हो जाएगा RT2 के, और P1 V1 इज इक्वल टू हो जाएगा RT1 के, तो हो जाएगा RT2 माइनस RT1 हो जाएगा अपान गामा माइनस 1 हो जाएगा, या इम्प्लाइज दैट माइनस साइन कॉमन कर लेंगे तो W4 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस RT1 माइनस T2 अपान गामा माइनस 1। ठीक ना, ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार से इक्वेशन नंबर हमको मिल जाएगा 4, और फोर्थ ऑपरेशन में गैस जब हमारी कॉम्प्रेस्ड होगी एडियाबेटिकली तो उसके द्वारा किया गया कार्य W4 इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा माइनस RT1 माइनस T2 अपान गामा माइनस 1 के। ठीक है,
इस प्रकार से हमने देखा 4 ऑपरेशंस में। ऑपरेशन फर्स्ट में वर्क डन बाय द गैस हमको फाइंड होता है W1 = RT1 log V2 by V1, और इन द सेकेंड प्रोसेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द गैस हमको मिलता है W2 = RT1 - T2 upon gamma -1। ऑपरेशन 3 में हमको आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन फाइंड होता है। आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन ऑपरेशन में हमको W3 = वर्क डन हमको फाइंड होता है -RT2 log V3 by V4। और फोर्थ स्टेप यानी फोर्थ ऑपरेशन में एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन में हमको वर्क डन फाइंड होता है, जो हमको स्टेप 2 में फाइंड होता है उसका जस्ट अपोजिट -RT1 - T2 upon gamma -1। इस प्रकार से स्टेप 2 और स्टेप 4 आपस में वर्क डन इक्वल होने के कारण और अपोजिट कैंसिल आउट हो जाता है, नहीं कि टोटल नेट प्रोसेस में हमको जो वर्क डन फाइंड होता है W = RT1 log V2 by V1 -RT2 log V3 by V4 के ये वैल्यू हमको नेट वर्क डन फाइंड होता है। इन होल वर्क डन बाय इंजन पर साइकिल हम निकालते हैं, नहीं पूरे एक चक्कर में वर्क डन बाय द आइडियल गैस इंजन यानी आइडियल कार्नोट्स इंजन के द्वारा हमको जो वर्क डन फाइंड होता है वो फाइंड होता है W = RT1 log V2 by V1 -RT2 log V3 by V4 एक कंप्लीट साइकिल में। और जो अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम हमारा एब्जॉर्ब करता है, यानी जो गैस हमारी हीट एब्जॉर्ब करती है, वो वैल्यू हमको फाइंड होती है Q1 - Q2 के बराबर। यहाँ ध्यान देंगे, ड्यूरिंग एबव साइकिल ऑफ ऑपरेशन द वर्किंग सब्सटेंस टेक्स Q1 अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स and reject Q2 amount of heat to the sink, thus the net amount of heat absorbed by the working substance। हमने यहाँ कहा कि पूरे कंप्लीट साइकिल में एक पूर्ण चक्कर में पूरे चारों संक्रियाओं में जो गैस होती है, जो वर्किंग सब्सटेंस हमारा है, वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से लेता है और Q2 अमाउंट ऑफ हीट सिंक पे रिजेक्ट कर देता है। तो सिस्टम के द्वारा या वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब की गई नेट हीट अगर हम कंसीडर करें तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया, Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर दिया, यानी नेट अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब किया सब्सटेंस वो हमारा होगा Q1 - Q2 के इक्विवेलेंट। तो 10 द नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 - Q2 के। एट द सेम टाइम इसी समय Q1 - Q2 अमाउंट ऑफ हीट के दौरान जो नेट वर्क डन हमको फाइंड हुआ, द नेट वर्क डन बाय इंजन इन वन कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय W = W1 + W2 + W3 + W4। हमको वैल्यू मिलेगी RT1 log V2 by V1 + RT1 - T2 gamma -1। W3 की वैल्यू हमने इतना निकाला है, W4 कितना, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, वैल्यू हमको मिल जाएगी W = नेट वर्क डन मिलेगा इन द होल इन ए कंप्लीट साइकिल for the work done of ideal gas engine, ideal Carnot engine is equal to हो जाएगा RT1 log V2 by V1 माइनस हो जाएगा RT2 log V3 by V4 के। इस प्रकार से हमको वर्क डन फाइंड होगा एक कंप्लीट साइकिल में। जो नेट वर्क डन हमको मिलेगा वो RT1 log V2 by V1 RT2 log V3 by V4 के बराबर प्राप्त होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ से जो वैल्यू हमको RT1 log V2 by V1 RT2 log V3 by V4 है, इसको अगर हम कंपेयर करें, कम्प्लीटली यहाँ कंसीडर करें तो V2 by V1 यहाँ V3 by V4 है, V2 by V1 है, V2 by V1 यानी कहने का मतलब V3 by V4। अब ये आइसोथर्मल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में V2 हमारा देखिए एडियाबैटिक पॉइंट से, V3 हमारा एडियाबैटिक पॉइंट से, यहाँ एडियाबैटिक V2 और V3 के बीच में एडियाबैटिक है, V4 और V1 के बीच में एडियाबैटिक है। तो हम दोनों को एडियाबैटिक ऑपरेशन के लिए जब हम इसको कंसीडर करेंगे एट पॉइंट A और D पे, तो एडियाबैटिकली अगर हम टेम्परेचर कंसीडर करें, जैसे यहाँ पे देखिए टेम्परेचर एट पॉइंट B टेम्परेचर T1 है, पॉइंट C पे टेम्परेचर T2 है, एट पॉइंट D टेम्परेचर T2 है, पॉइंट A पे टेम्परेचर हमारा T1 है। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में अगर हम कंसीडर करें टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि स्टेप B से स्टेप C पे जब हमारी गैस हमारा यानी वर्किंग सब्सटेंस स्टेप B से स्टेप C पे आता है, यानी पॉइंट B से पॉइंट C के दौरान, तो बदलता क्या है, यहाँ देखिए V2 हमारा B2 वॉल्यूम हमारा B2 से बढ़ के B3 हो जाता है, टेम्परेचर T1 से बढ़ के T2 होता है। ठीक, और जब यहाँ हम लेते हैं स्टेप D में कंसीडर, D से A पे सिस्टम मारा जाता है, तो D से A के दौरान V4 से वॉल्यूम घट के V1 होता है, टेम्परेचर यहाँ जो है यहाँ T1 से कम होकर T2 होता है, या टेम्परेचर T2 से बढ़ के T1 हो जाता है। ठीक, तो वॉल्यूम चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंगली तो हमने वर्क डन फाइंड किया, लेकिन टेम्परेचर जो यहाँ चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम निकालेंगे। तो पॉइंट B और C से और D और A के बीच में जो टेम्परेचर चेंज होता है T1 से T2 या T2 से T1 होता है, इस टेम्परेचर चेंज के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि जब टेम्परेचर चेंज करता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है इस प्रोसेस पे, हम उसको निकाल लेंगे यहाँ पे। जब हम स्टेप B में होंगे टेम्परेचर हमारा T1 होता है, स्टेप C में आएंगे टेम्परेचर हमारा T1 से घट के T2 हो जाता है, टेम्परेचर चेंज होता है।
तो ये प्रोसेस कैसा है, बी से सी के दौरान जो प्रोसेस हमको फाइंड होता है एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जब टेम्परेचर चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज कैसे होगा, यानी एडियाबैटिकली टेम्परेचर एक्सचेंज की बात अगर हम करें तो टेम्परेचर वॉल्यूम में के केस में अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन को जो हमने प्रेशर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कंसीडर किया, अगर उसको हम टेम्परेचर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कंसीडर करें तो हमको क्या वैल्यू देगा ये हम देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से लिखेंगे थोड़ा सा, हम ये सोचे थे हमारे ऊपर कमेंट ना होगा, ठीक है। तो हमने आपको दिखाया वर्क डन, जो नेट वर्क डन हमने फाइंड किया, हमको वैल्यू मिलती है W=RT1 log V2 by V1 माइनस RT2 log V3 by V4 के। और हम देखते हैं कि जो हम यहाँ फिगर देख रहे हैं आइसो, हम यहाँ देख रहे हैं पॉइंट बी और पॉइंट सी सेम एडियाबैटिक में, सेम एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो करते हैं, पॉइंट डी और ए भी सेम एडियाबैटिक प्रोसेस में है। तो हम सेम एडियाबैटिक कंडीशन में होने के नाते हम इस चेंज के लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि टेम्परेचर हमारा पॉइंट बी पे टेम्परेचर T1 है, पॉइंट सी पे टेम्परेचर T2 होता है, तो T1 से टेम्परेचर T2 चेंज होता है। इस चेंज के लिए हम पॉइसंस लॉ के आधार पर अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या मिलता है, हम वो चीज़ देखेंगे यहाँ से। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट द पॉइंट बी एंड सी आर इन सेम एडियाबैटिक, यहाँ लिख सकते हैं फॉर दिस चेंज फ्रॉम पायसन्स लॉ, फॉर दिस चेंज फ्रॉम पायसन्स लॉ के आधार पे हम देखें, हम यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है तो टेम्परेचर के पदों में लें तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर के लिए होता है टीवी के पावर गामा -1 इजिकल टू होता है कांस्टेंट के, तो हो जाएगा टीवी के पावर गामा -1 इजिकल टू होगा कांस्टेंट के, टीवी के पावर गामा -1 इजिकल टू कांस्टेंट होता है। तो इम्प्लाइज दैट हम यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं पॉइंट बी की अगर बात करें तो एट पॉइंट बी अगर हम कंसीडर करें तो पॉइंट बी पे हम लिख सकते हैं T1 V1 के पावर गामा T1 V2 होगा बी पे, T1 V2 के पावर गामा -1 इजिकल टू कांस्टेंट होगा। या एट पॉइंट सी की बात करें तो एट पॉइंट सी भी देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा T2 V3 के पावर गामा -1 इजिकल टू कांस्टेंट के, दोनों कांस्टेंट के बराबर है। इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं T1 V2 के पावर गामा -1 इजिकल टू हो जाएगा T2 V3 के पावर गामा -1 के, या इम्प्लाइज दैट हम यहाँ से कर सकते हैं T1 अपान T2 के इजिकल टू हो जाएगा V3 अपान V2 के पावर गामा -1। इक्वेशन नंबर हम मान सकते हैं इसको 6, ठीक। सिमिलरली इसी प्रकार से पॉइंट डी एंड ए आर इन सेम एडियाबैटिक, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं पॉइंट डी और ए के आधार पे इसी प्रकार से कर सकते हैं, यानी T2 V4 के पावर गामा -1 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 V1 के पावर गामा -1 के, या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा, इसको इधर करेंगे, इम्प्लाइज दैट T1 बाई T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 बाई T2 इज इक्वल टू हो जाएगा V4 बाई V1 के पावर गामा -1 के। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 7, ठीक। अब इक्वेशन 6 और 7 को कंपेयर करेंगे, देखिए T1 बाई T2 की वैल्यू ये भी है, T1 बाई T2 की वैल्यू ये भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट 6 और 7 से जब आप कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड आपस में बराबर होगा। इम्प्लाइज दैट V3 बाई V2 के पावर गामा -1 इज इक्वल टू हो जाएगा V4 बाई V1 के पावर गामा -1 के, दोनों साइड से गामा -1 रिमूव कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारी V3 बाई V2 इज इक्वल टू होगा V4 बाई V1 के, या इम्प्लाइज दैट इसको इधर कर देंगे, इसको इधर, इम्प्लाइज दैट वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, या इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर देंगे, इम्प्लाइज दैट V3 बाई V4 इज इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी V2 बाई V1 के, V3 बाई V4 इज इक्वल टू आ जाएगा V2 बाई V1 के, ठीक है। V2 बाई V1 इक्वेशन नंबर हमारा मिल जाएगा ये 8। अब ये वैल्यू हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर
कौन सा था हमारा 5। इक्वेशन नंबर 5 में हम देखेंगे वैल्यू जो हमको मिली है RT1 log V2/V1 माइनस RT2 log V3/V4 है। तो V3/V4 की वैल्यू क्या होगी, V2/V1 के बराबर होगी। तो इस इक्वेशन को उठा के, इस वैल्यू को उठा के हम वहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ V3/V4, पुटिंग दिस वैल्यू of equation 8 in equation 5 we get, इक्वेशन नंबर 5 में आप रखेंगे तो W इज इक्वल टू हमको वैल्यू मिल जाएगी RT1 log V2/V1 माइनस हो जाएगा RT2 log V2/V1 के। ठीक है, RT2 log V2/V1 देखिए, उसके आगे इधर हम बता दे रहे हैं आपको, इम्प्लाइज दैट यहाँ हो जाएगा W इज इक्वल टू R log V2/V1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा और T1 माइनस T2 हो जाएगा log V2/V1 आपका कॉमन हो जाएगा, और यही हमारा नेट वर्क डन हो जाएगा। ये नेट वर्क डन हमको मिल जाएगा ड्यूरिंग ए कंप्लीट साइकिल ऑफ कार्नोट्स reversible ideal engine. This is the net work done of Carnot's reversible ideal engine for a complete cycle, यानी एक पूरे चक्कर के लिए Carnot's reversible ideal engine के लिए या Carnot's आइडियल इंजन के लिए जो नेट वर्क डन हमको फाइंड होगा वो W इज इक्वल टू फाइंड होगा RT1 माइनस T2 log V2/V1 के। तो हमको यहाँ से वैल्यू मिल गई कि जब हम किसी भी सब यानी कि कार्नोट्स आइडियल गैस इंजन हमने कंसीडर किया, कार्नोट्स आइडियल इंजन हम कंसीडर करते हैं, कार्नोट्स आइडियल हीट इंजन हम कंसीडर करते हैं। आइडियल हीट इंजन में हम उसके 4 कंपोनेंट्स को कंसीडर करते हैं, 4 ऑपरेशंस कंसीडर करते हैं, 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक ऑपरेशंस के आधार पे हमने नेट वर्क डन फाइंड किया। नेट वर्क डन हमको मिलता है W इज इक्वल टू नेट वर्क डन यानी टोटल फॉर ए कंप्लीट साइकिल, चारों ऑपरेशन से गुजरने के बाद जब सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल से इनिशियल वापस हो जाता है, चारों ऑपरेशन से होकर सिस्टम हमारा इनिशियल से स्टार्ट करता है और इनिशियल पे वापस आ जाता है, तो एक कंप्लीट साइकिल में हमको वर्क डन जो मिलता है वो मिलता है RT1 माइनस T2 log V2/V1 के बराबर। और इस पूरे प्रोसेस में सिस्टम के द्वारा यानी वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा जो एब्जॉर्ब की गई हीट है वो Q1 माइनस Q2 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की जाती है। यानी इस प्रकार से हमको नेट वर्क डन यानी मैक्सिमम वर्क आउटपुट फाइंड होता है ड्यूरिंग द कार्नोट्स आइडियल गैस इंजन, या कह सकते हैं ड्यूरिंग द कार्नोट्स आइडियल हीट इंजन। ठीक ना, कार्नोट्स आइडियल हीट इंजन के द्वारा हमको ये मैक्सिमम वर्क आउटपुट फाइंड होता है। ठीक, नेट वर्क डन हमको मिलता है W इज इक्वल टू RT1 माइनस T2 log V2/V1 के बराबर। ठीक है, और नेट अमाउंट ऑफ हीट सब्सटेंस हमारा वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है पूरे कंप्लीट साइकिल में Q1 माइनस Q2 के बराबर। तो जब हम इफिशियंसी निकालेंगे तो इफिशियंसी इज इक्वल टू हम कंसीडर कर सकते हैं कि जितने अमाउंट ऑफ हीट हम सब्सटेंस को प्रोवाइड करते हैं उसका जितना हमको वर्क आउटपुट फाइंड होता है, हमको जितना वर्क डन फाइंड होता है वो वैल्यू में यानी जितना हमको वर्क आउटपुट मिलता है, कुल वर्क डन जो मिलता है उसको उस वर्क डन को प्राप्त करने में ली गई जो हीट है या जितनी हीट को कन्वर्ट करता है यानी जितनी हीट को कंसीडर करता है रिसीव करने के बाद जितनी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करता है उसी का जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा, यानी कि वर्क आउटपुट अपान हम कह सकते हैं हीट रिसीव्ड इन फ्रॉम द इनपुट, यानी इनपुट के द्वारा जितनी हीट रिसीव करता है और जितना उसको वर्क आउटपुट में कन्वर्ट करता है, तो वर्क आउटपुट और हीट रिसीव जितना हीट इनपुट में हीट रिसीव करता है उसका जो अनुपात होगा वही हमारी इफिशियंसी ऑफ इंजन होगी, वही हमारी यानी कि आइडियल हीट इंजन की, कार्नोट्स आइडियल हीट इंजन की इफिशियंसी होगी। तो इफिशियंसी जब हम निकालेंगे तो वर्क आउटपुट फ्रॉम द वर्किंग सब्सटेंस अपान हो जाएगा हीट रिसीव्ड फ्रॉम द वर्किंग सब्सटेंस। तो जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो जितना हीट यानी कि सब्सटेंस लेता है, तब यहाँ से जैसे हमारे मन में एक बात आएगी, हम ये हमारे मन में बात आएगी कि जैसे जब हम इसकी इफिशियंसी निकालेंगे, ठीक है, इफिशियंसी की बात करते हैं, इस प्रकार से हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं इंजन की। तो वर्क डन बाई कार्नोट्स इंजन हम यहाँ से निकाल सकते हैं 10 फॉर ए कंप्लीट साइकिल में द इंटरनल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। इंटरनल एनर्जी एक कंप्लीट साइकिल के लिए अनचेंज्ड होगी, क्योंकि इन दिस एक कंप्लीट साइकिल द वर्किंग सब्सटेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम इनिशियल स्टेट एंड for a complete cycle it's returned back to its initial state or original state
यानी कि स्टार्ट करती है इनिशियल स्टेट से और पूरे कंप्लीट साइकिल के दौरान पुनः इनिशियल स्टेट पे रिटर्न हो जाती है, वापस हो जाती है। यानी कंप्लीट साइकिल में सिस्टम हमारा इनिशियल से स्टार्ट करता है, इनिशियल पे वापस हो जाता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम अगर निकालेंगे यहाँ से तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, अनचेंज्ड होगी, क्योंकि ये कंप्लीट साइकिल के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी, इंटरनल एनर्जी अनचेंज्ड होगी, तो इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। यानी कि हम यहाँ, इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि दस फॉर ए कंप्लीट साइकिल द इंटरनल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, हेंस इंटरनल एनर्जी अनचेंज्ड होगी। अनचेंज्ड क्यों होगी, क्योंकि सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल जाता है, फाइनल से पुनः इनिशियल वापस हो जाता है। ठीक, तो हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होती है, स्टेट पे डिपेंड करती है। तो जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है उसका इनिशियल स्टेट भी वही है जो उसका फाइनल स्टेट, यानी इनिशियल से स्टार्ट करती है और इनिशियल पे ही समाप्त करती है। तो एक कंप्लीट साइकिल में जब हम कंसीडर करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जीरो आएगी। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों एक ही होता है, इसलिए इंटरनल एनर्जी अनचेंज्ड होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब हम कंसीडर करेंगे तो हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे हम जानते हैं कि द नेट अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। देन हियर द इंटरनल एनर्जी इज जीरो, देन वर्क डन इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस, दैट इज W इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 माइनस Q2, क्योंकि इस पूरे कंप्लीट साइकिल में सिस्टम Q1 माइनस Q2 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है और वर्क डन W फाइंड करता है। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 माइनस Q2 के, या W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, या टोटल वर्क डन हम जानते हैं RT1 माइनस T2 log V2 बाई V1 के होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने इसको निकाला हुआ है। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफिशियंसी हम निकालेंगे इंजन की, तो इफिशियंसी हमको बताया गया है कि इफिशियंसी जब भी किसी इंजन की निकालते हैं तो इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है वर्क आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर वर्क आउटपुट अपॉन इनपुट अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ हम कंसीडर कर सकते हैं वर्क आउटपुट अपॉन इनपुट अगर हम लेंगे तो वर्क आउटपुट यानी कहने का मतलब जो भी आउटपुट में हमको मिला तो वर्क आउटपुट हम यहाँ कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ से वर्क आउटपुट निकालें तो W हो गया अपॉन इनपुट, यानी कि जितना सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया उसको वर्क डन में कन्वर्ट किया। अगर हम यहाँ कंसीडर करें, यहाँ हम लिखे कि W वर्क डन हमको टोटल फाइंड होता है पूरे कंप्लीट साइकिल में, और सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कितना करती है, Q1 माइनस Q2 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करती है। तो Q1 माइनस Q2 अमाउंट ऑफ हीट जब एब्जॉर्ब करती है सिस्टम, तो एवरी टाइम जब भी हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, Q1 माइनस Q2, तो एवरी टाइम हमारा वर्क डन जो फाइंड होगा W की वैल्यू क्या होगी, W इज इक्वल टू भी Q1 माइनस Q2 होगा, अपान हो जाएगा Q1 माइनस Q2, यानी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी एवरी टाइम सिस्टम का की इफिशियंसी 100% हमको फाइंड होगी, 100% फाइंड होगी। इसलिए W अपान Q1 माइनस Q2 हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि Q1 माइनस Q2 क्या है, Q1 माइनस Q2 है कि जब सब्सटेंस पूरे कंप्लीट साइकिल में जाता है तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करता है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर देता है, तो नेट अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करता है Q1 माइनस Q2, इतना हीट वो एब्जॉर्ब करके वर्क डन में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब हम इफिशियंसी निकालेंगे तो इफिशियंसी हम हमेशा इनपुट से निकालेंगे। तो जो इनपुट में यानी फर्स्ट स्टेप में, इनिशियल स्टेप में जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा सब्सटेंस, जितनी हीट सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो अगर हम यहाँ कंसीडर करें नेट अमाउंट ऑफ हीट, हम कंसीडर करें कि जितना हीट सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है उसको जितना वर्क डन में कन्वर्ट करता है, यानी नेट वर्क डन हम कंसीडर कर लें और जितनी हीट एब्जॉर्ब करता है, दोनों को अगर कंसीडर करें तो इफिशियंसी हमेशा उसकी 100% आएगी। तो ऐसा संभव है नहीं, ठीक ना। इसलिए जब भी हम कंसीडर करेंगे हम कितनी हीट रिजेक्ट कर देता है, पूरे ऑपरेशंस की बात हम करते हैं, स्टेप ए से हम कंसीडर करेंगे और स्टेप ए तक कंप्लीट साइकिल जब हम कंसीडर करेंगे तो इनिशियल स्टेट ए से इनिशियल स्टेट ए, फाइनल स्टेट ए की ही बात हम करेंगे, ठीक। अब उसमें सब्सटेंस, हमारी ये प्रॉब्लम नहीं है कि सब्सटेंस कितनी हीट रिजेक्ट कर देता है, कितनी हीट को लॉस करता है, इससे हमको मतलब नहीं है। हमको ये है कि हमने इनपुट में कितनी हीट प्रोवाइड किया था इंजन को, और हमको जब नेट यानी ये कंप्लीट साइकिल कंप्लीट यानी कि एक पूरा वर्क डन एक कंप्लीट साइकिल हमारी होती है, जब एक कंप्लीट साइकिल में सिस्टम हमारा मूव कर जाता है तो एक कंप्लीट साइकिल में कितना वर्क डन हमको फाइंड होता है, हमको उससे मतलब है, और इनपुट में कितनी हीट वो लिया था उससे मतलब। अब वो प्रोसेस में जाके हीट को कहाँ रिजेक्ट कर देता है या कहाँ उसको छोड़ देता है उससे मतलब हमको नहीं है। इसलिए जब भी हम इफिशियंसी निकालेंगे, इन दिस केस इफिशियंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन की जब भी हम बात करेंगे तो हम हमेशा अमाउंट ऑफ हीट जो हम लेंगे, अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, वो कंसीडर करेंगे। फिर हम इनपुट में जितनी हीट सिस्टम लेता है बस उसकी बात करेंगे। हम सिंक पे कितना रिजेक्ट कर देता है या फिर आगे वो कितना सिस्टम हीट लेता है, गेन करता है, रिजेक्ट करता है, उससे हमसे मतलब नहीं है। हम एक कंप्लीट साइकिल में इनपुट में कितनी हीट हमने सब्सटेंस को प्रोवाइड किया और पूरा साइकिल जब हमारा कंप्लीट हो जाता तो कितना हमको वर्क आउटपुट मिला, बस हम इसकी बात करेंगे। तो इसलिए हम इफिशियंसी के फार्मूले को इस प्रकार से लिखते हैं कि
इफिशियंसी इक्वल टू होता है, इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड हीट रिसीव्ड, हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स या हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक, यानी सोर्स में जो अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम में लिया और पूरे कंप्लीट साइकिल में उस हीट का वर्क डन ने जितना यूज किया उसी की बात हम करेंगे। तो ये क्या करता है कि हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, वर्क में पूरे कंप्लीट साइकिल में कितना वर्क डन फाइंड होता है, डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन हमको फाइंड होता है, और हीट कितना लेता है सिस्टम, Q1 माइनस Q2 अमाउंट ऑफ हीट सब्सटेंस कंसीडर करता है, रिसीव करता है, एब्जॉर्ब करता है पूरे कंप्लीट साइकिल में, और उसी को वर्क डन में कन्वर्ट करता है। वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वर्क डन हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, वर्क में कितनी हीट कन्वर्ट होती है, Q1 माइनस Q2 अमाउंट ऑफ हीट, और लेता कितना है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेता है। तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट इनपुट से लिया और Q1 माइनस Q2 को हीट, Q1 माइनस Q2 अमाउंट ऑफ हीट को यानी कन्वर्ट किया वर्क डन में, तब हमारी इफिशियंसी आसानी से हमको मिल जाएगी। तो वो जो इफिशियंसी आएगी वो हमारी क्लियर इफिशियंसी होगी। अगर हम ऐसा करें कि जितनी हीट हमने यहाँ कंसीडर किया, यानी जितनी हीट कन्वर्ट कर रहा है वर्क में वो हम कंसीडर करें, और जितना वर्क डन हमको फाइंड हो रहा है आउटपुट में वो लें, तो हमेशा क्या होगा, W अपान Q1 माइनस Q2 करेंगे। Q1 में W की वैल्यू आएगी किसके कारण, Q1 माइनस Q2 के कारण, Q1 माइनस Q2 अपान Q1 माइनस Q2 वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्विवेलेंट, यानी 100% इफिशियंसी आएगी, ऐसा संभव है नहीं। इसलिए हम यहाँ कंसीडर करेंगे कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट सब्सटेंस वर्क डन में कन्वर्ट करता है कंप्लीट साइकिल में, उस हीट की बात करेंगे, और इनपुट में जितना हीट लिया था उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 अमाउंट ऑफ हीट को सब्सटेंस कन्वर्ट करता है वर्क डन में, Q1 माइनस Q2 हो गया, अपान इनपुट में हीट लिया Q1 अमाउंट ऑफ हीट, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, हमको इस प्रकार से इफिशियंसी मिल जाएगी। अलग अलग करके लिखेंगे, Q1 बाई Q1 वैल्यू हो जाएगी 1, माइनस हो जाएगी Q2 बाई Q1 की, ये इफिशियंसी हमको मिल जाएगी। ये हो गया है Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिंक एंड Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स। ठीक, ये हम जानते हैं नीटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1 होगा, या अगर हम इसको टेम्परेचर के पदों में निकालना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, नीटा इक्वल टू वर्क डन बाई द इंजन अपान हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स। वर्क डन बाई द इंजन आप कंसीडर करेंगे, कितना वर्क डन हमको फाइंड होता है, W वर्क डन फाइंड होता है, हीट लेता कितना है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट, और हम जानते हैं कि इनपुट में जो वर्क डन Q1 अमाउंट ऑफ हीट सब्सटेंस लेगा उसको टोटली कन्वर्ट किसमें करता है, टोटली कन्वर्ट करता है वर्क डन में, यानी कि इनपुट में जो भी हीट सब्सटेंस रिसीव करता है उसको टोटली, क्योंकि इनपुट जो हमारा होता है इनिशियल स्टेट जो हमारा होता है, यानी कि स्टेट फर्स्ट में जब हम कंसीडर स्टेट 1 में लेंगे, प्रोसेस 1 में जब हम लेते हैं तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो टोटली अमाउंट ऑफ हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करता है। इसलिए W अपान Q1 करेंगे, Q1 इज इक्वल टू जो अमाउंट ऑफ हीट वहाँ हमको फाइंड होती है, क्योंकि हमने वहाँ लिखवाया है आपको कि W इज इक्वल टू Q1 होता है, और W की वैल्यू हमको मिलती है RT1 लाख V2 बाई V1 के बराबर, तो Q1 इज इक्वल टू RT1 लाख V2 बाई V1 हो जाएगा। W वर्क डन, नेट वर्क डन हमको मिलता है RT1 माइनस T2 लाख V2 बाई V1, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू मिल जाएगी नीटा इक्वल टू T1 माइनस T2 अपान T1 के, या अलग करके लिखेंगे तो 1 माइनस T2 बाई T1 हमको इफिशियंसी का फार्मूला फाइंड हो जाएगा। इस प्रकार से हमको कार्नोट्स इंजन की इफिशियंसी मिल जाती है। अब हमको इस फार्मूले के आधार पर ये क्लियर हो जाता है कि इफिशियंसी जो हमारी होगी, कार्नोट्स इंजन की इफिशियंसी हमारी 100% हो सकती है कब, जब हम T2 की वैल्यू को 0 मान लें तब, यानी कहने का मतलब है कि T2 की वैल्यू एब्सोल्युटली 0 केल्विन पे कंसीडर करें, और T1 की वैल्यू यानी जो हम सोर्स कंसीडर कर रहे हैं, सोर्स की वैल्यू को मैक्सिमम कंसीडर करें, और T2 की वैल्यू को एकदम मिनिमम यानी 0 केल्विन के बराबर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे कंसीडर करें। अगर उसकी वैल्यू को एब्सोल्यूट 0 लेते हैं सिंक के टेम्परेचर को, तो इफिशियंसी ऑफ इंजन हमारा हमेशा 100% आएगा। ठीक ना, और यहाँ से इस प्रकार से इसके आधार पर हमको ये क्लियर हो जाता है कि T2 बाई T1 की वैल्यू, T2 बाई T1 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, यानी T2 बाई T1 की वैल्यू जितनी अधिक होगी, इफिशियंसी कार्नोट्स इंजन की उतनी ही कम होगी, हीट इंजन की यानी जो इफिशियंसी आएगी वो उतनी ही कम होगी, और T2 बाई T1 की वैल्यू जितनी कम होगी इफिशियंसी उतनी अधिक आएगी। तो T2 बाई T1 की वैल्यू कम कब होगी, जब T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी, यानी T1 की अपेक्षा T2 की वैल्यू बहुत ही कम होगी। T1 के कंपैरिजन में T2 की जो वैल्यू आएगी उसका यानी कि सिंक का टेम्परेचर सोर्स के टेम्परेचर की अपेक्षा जब बहुत कम होगा तो इफिशियंसी हमारी इंक्रीज करेगी यानी मैक्स बढ़ेगी, और जब सोर्स की अपेक्षा सिंक का टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, यानी कहने का मतलब सोर्स और सिंक के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो इफिशियंसी हमारी, कहने का मतलब है कि इफिशियंसी हमारी बहुत ज़्यादा हमको प्राप्त नहीं होगी। अगर T2 और T1 की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए, T2 और T1 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, यानी सिंक का टेम्परेचर और सोर्स का टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाए, तो इफिशियंसी हमको क्या मिलेगी, 0% मिलेगी, यानी कोई भी इफिशियंसी नहीं मिलेगी, यानी किसी भी प्रकार की उष्मा के द्वारा या उस टेम्परेचर पे जब हम सिस्टम को कंसीडर करेंगे तो कोई भी वर्क डन हमको फाइंड नहीं होगा, यानी कोई इफिशियंसी हमको फाइंड नहीं होगी T2 बाई T1 की, यानी T2 और T1 की वैल्यू आपस में बराबर जब हो जाएगी। तो हमेशा इतनी बात, इतना कॉन्सेप्ट आप इस पे
तैयार रखेंगे, जो न्यूमेरिकली प्रॉब्लम जब भी आप सॉल्व करेंगे तो जब भी आपसे कहे कि इफिशियंसी इंक्रीज कब करेगी, तो आप हमेशा कहेंगे इफिशियंसी इंक्रीज तब करेगी जब सोर्स और सिंक के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा, जितना अधिक सोर्स और सिंक के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस होगा, सिंक और सोर्स के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, उतने ज़्यादा इफिशियंसी हमको फाइंड होगी किसी भी इंजन की। समझ रहे हैं ना? अगर किसी इंजन को हम कंसीडर करें कि उसका सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन और सोर्स का टेम्परेचर 500 केल्विन है, तो उसकी इफिशियंसी जो आएगी, और हम वही कंसीडर कर लें कि सिंक का टेम्परेचर 200 केल्विन और सोर्स का टेम्परेचर 500 केल्विन है, तो 200 और 500 केल्विन के बीच में जब सिस्टम हमारा वर्क करेगा तो उसकी इफिशियंसी कम आएगी इन कंपैरिजन टू 0 केल्विन एंड 500 केल्विन। जब सिस्टम 0 केल्विन और 500 केल्विन के बीच में कार्य करेगा तो उसकी इफिशियंसी मैक्सिमम आएगी, और जब सिस्टम 200 केल्विन और 500 केल्विन के बीच में कार्य करेगा तो 0 और 500 की अपेक्षा कम आएगी इफिशियंसी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम होगा, कार्नोट्स ने जो इंजन कंसीडर किया था, आइडियल इंजन कंसीडर किया था, वो केवल यानी दो टेम्परेचर लिमिट T1 और T2 के बीच में कार्य करता है। यानी कहने का मतलब है कि इंजन की इफिशियंसी केवल टेम्परेचर के आधार पे हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो भी इंजन आइडियल इंजन कार्नोट्स ने कंसीडर किया वो इन्हीं दो टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में कंसीडर किया, T1 और T2 के बीच में। इनकी वैल्यू हमको पता रहे तो हम आसानी से कार्नोट्स इंजन की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकली प्रॉब्लम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।